हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट ने एसईसी पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट हिंदी रखा है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। देखिए, बात करते हैं आज के इस क्लास में एसईसी पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हम लोग यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में जो है आपका गदखंड है। इस गदखंड का अध्याय नंबर 2 हम लोग आज के इस क्लास में करेंगे। इससे पहले क्लास में मैंने आपको अध्याय नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया पूरी अच्छी तरीके से। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उन सभी क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि पेपर में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप बड़ी सरलता के साथ हल कर पाओगे। और बस एक बार क्लास को देख लेना, आपको यूट्यूब पर कोई और दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं होगी। बात करेंगे आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 क्या है, तो भय चैप्टर है। ठीक है, भय एक निबंध है जिसको रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास में इस निबंध के बारे में जानेंगे कि आखिर इस निबंध के अंतर्गत जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या बताया गया है, भय के संदर्भ में उन्होंने कौन कौन से कथन दिए हैं, उन सभी चीजों को जानेंगे। इसके बाद हम लोग रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जहां से भी आपके पेपर में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आज की जो क्लास है आपके लिए ऑब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है, नॉन ऑब्जेक्टिव जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाए या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाए, कुछ भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है आप बड़ी आराम से हल कर पाओगे। इसलिए क्लास में आए हैं तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ सके। आइए बात करते हैं हम लोग अध्याय पर। तो अध्याय का मैंने पहले ही बता दिया है, नाम क्या है, तो भाई साहब भय है। भय एक निबंध है जिसको किसके द्वारा लिखा गया, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं भय के बारे में कि आखिर ये भय क्या होता है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, डर होता है। और इस डर के बारे में तो आप सभी को पता होगा। इस चीज को आप तभी समझ पाएंगे अच्छे तरीके से जब आप इसे खुद में इमेजिन करने का प्रयास करेंगे, यानी कि खुद से महसूस करने का प्रयास कीजिए, खुद के अंदर इसे रियलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, तभी आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इसको जिंदा नहीं छोड़ना है। ये क्या हो रहा है? इसे कहते हैं डर, समझा क्या? देखिए, अगर मैं डर की बात करूं तो डर होता क्या है, तो यह एक हृदय में उत्पन्न होने वाला एक वैसा भाव है जो हमारे अंदर क्या करता है, व्याकुलता को पैदा करता है, या फिर हमारे मन में एक आश्चर्य को जन्म देती है। व्याकुलता जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी संकट आ गई तो उस समय हम व्याकुल हो जाते हैं, या कोई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ गया अचानक से तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यही क्या है, डर है, यही भय है। तो इसी के बारे में हम लोग आज के इस अध्याय में पढ़ेंगे। यह जो अध्याय है भाई साहब, यह कहां से लिया गया है, तो चिंतामणि से लिया गया है। चिंतामणि जिसका प्रकाशन कब होता है, तो यह 1939 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। और यह किसका लेख है, तो आप कहोगे सर इसको भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है। किसके द्वारा, चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के इस निबंध का जो क्या कहते हैं आधार है। वह आधार क्या है, तो वह है भय मनोभाव, यानी कि अपने मनों के अंदर उत्पन्न होने वाला जो भाव है, एक डर है, उस मनोभाव को यहां पर बताने का प्रयास किया गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी विधा है, तो निबंध है। अब आइए हम लोग इस पूरे निबंध का अच्छी तरीके से विश्लेषण को समझते हैं, ताकि आपके पेपर में जब क्वेश्चंस आए तो आप सरलता के साथ हल कर सको। मैंने आपको पहले ही बताया कि भय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, डर होता है, जो कि किसी भी परिस्थिति में हमारे मन के अंदर या हमारे अंदर जो है यह पैदा होती है। अर्थात कहे तो यह एक ऐसा भाव है जो किसी भी आपदा के समय, आपदा कहें या संकट कहें, दोनों एक ही शब्द है, बस अर्थ क्या कहते हैं, शब्द अलग अलग है, अर्थ दोनों का एक ही होता है। तो एक ऐसा संकट है, ठीक है, उस संकट की घड़ी में हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, या दुख के कारण जो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला एक ऐसा पीड़ा कहिए या फिर ऐसा भाव कहिए उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भय कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं। भय कितने रूप में होते हैं, भय दो रूप में, एक तो होता है साध्य और दूसरा होता है असाध्य। साध्य क्या होता है और असाध्य क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, साध्य जो होता है यह एक ऐसा डर है, एक ऐसा भाव है जिसे हम लोग दूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर है, उस जानवर के सामने कोई खतरनाक जानवर है, जैसे आपके सामने शेर आ जाता है, क्या आ जाता है, शेर आ जाता है, तो हम लोग शेर से डरते हैं क्योंकि वह काफी खतरनाक जानवर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने बाघ आ जाए, आपके सामने चीता आ जाए, आपके सामने में सांप आ जाए, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, यह एक भयानक जीव है, जिसके कारण हमें हमारे अंदर क्या होता है, डर का भाव उत्पन्न होता है। तो इस डर से हमें बचा जा सकता है, इस डर से हम क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं, या संकट जो है टल सकती है। तो इसी को हम लोग साध्य भय कहते हैं। लेकिन असाध्य भय किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए वैसा भाव होता है या वैसा डर होता है जिससे बचा नहीं जा सकता है। अर्थात वह ऐसा कौन सा डर है, जैसे मान लीजिए मृत्यु का डर। मृत्यु का डर एक ऐसा डर है जो कि वास्तविकता है,
हम लोग मृत्यु से दूर नहीं रह सकते, मृत्यु निश्चित है, इसीलिए हम लोग इससे बच नहीं सकते। तो ये दो भाव जो है, ये दो रूप जो है, ये किसके रूप हैं? आप कहोगे सर यह दो रूप जो है यह भय का रूप है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं भय के संदर्भ में। तो देखिए भय जो है एक प्राकृतिक मनोभाव है जो कि मनुष्य को या फिर अन्य प्राणियों के अंदर जो है यह उत्पन्न हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल भय सिर्फ मनुष्य को होता है, यह अन्य जीवों में भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या कहते हैं, कभी ना कभी तो ऐसा परिस्थिति देखा ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे पर बैल हो या फिर कोई छोटा जानवर ले लीजिए, अगर उसके सामने भी उससे हिंसक प्राणी कोई आ जाता है तो उसके अंदर भी डर का भाव उत्पन्न होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डर कहते हैं, और यह एक प्राकृतिक मनोभाव है। भय का उद्देश्य क्या होता है? देखिए भय के उद्देश्य की मैं बात करूं तो भय एक ऐसा उद्देश्य लेकर सामने आता है जो हमें हमारे अंदर एक शक्ति प्रदान करती है। और कैसा शक्ति प्रदान करती है? तो खतरों से बचने की शक्ति प्रदान करती है। भय के कारण ही हम अपने आप को सतर्क कर पाते हैं ताकि हम लोग क्या हो सके तो सावधान हो सके। सावधान होंगे तभी तो संकट से बच पाएंगे। तो इसीलिए जो है भय जरूरी है, हमारे पार्ट ऑफ लाइफ में कहे तो भय जरूरी है, यह हमारे पार्ट ऑफ लाइफ के अंतर्गत आता है। इसलिए भाई साहब भय उत्पन्न होना हमारे खतरों से बचने के लिए जो है यह काफी ज्यादा उपयोगी है। भय के कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला शारीरिक कारण हो सकता है। शारीरिक कारण क्या? शारीरिक खतरा क्या? तो जैसे कि मान लीजिए एक जानवर से डरना, यह क्या है? तो एक शारीरिक कारण है। ऐसा होता है ना कि भाई जानवर जो है हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है शारीरिक रूप से, इसलिए हम इसे शारीरिक खतरा कह सकते हैं। दूसरा मानसिक खतरा। मानसिक खतरा क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारी परीक्षा आने वाली है, जैसे अभी आप लोगों की परीक्षा आने वाली है, आपके अंदर मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता होगा, एक ऐसा डर उत्पन्न होता होगा कि पेपर में क्वेश्चन क्या आएंगे, मैं आंसर कैसे करूंगा, मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके अंदर जो है आती है, एक डर के रूप में आती है, और यह मानसिक खतरा है, मानसिक डर है। और दूसरा अगला जो है भाई साहब वो है सामाजिक खतरा। सामाजिक खतरा भी हमारे अंदर होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा वर्क करता हूं जो समाज के खिलाफ हो, तो यह जो उस समय जो डर उत्पन्न होता है कि चलो भाई समाज इसके लिए हमें पनिश कर सकती है, दंड दे सकती है, तो इस तरह का जो समस्या है, इस तरह का जो डर है, यह क्या है? तो सामाजिक खतरा है। तो इस रूप में जो है भाई साहब भय हमारे सामने आ सकते हैं। एक और खतरा है, वह खतरा कौन सा है? आर्थिक खतरा। आर्थिक खतरा जैसे मान लीजिए कि हम बेरोजगारी से डरते हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे, उसके अंदर जो है एक डर हमेशा सा बना रहता है कि क्या हमें रोजगार मिलेगा या नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम एक अच्छा अर्निंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारा एक भय है, समझ गए? और यह हमें अलर्ट करती है, यह हमें सावधान करती है। क्या करती है? यह हमें सावधान करती है कि हम भाई साहब एक सही पथ को अपनाएं और सही तौर तरीके से अपने आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं। इस तरीके से जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग आर्थिक खतरा कहते हैं। भय हमारे जीवन पर कई तरह से प्रभाव डाल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भय देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई साहब यह हमारे शारीरिक रूप में हमारे सामने आ सकता है, मानसिक रूप में आ सकता है, सामाजिक रूप में आ सकता है, आर्थिक रूप में। तो भय जो है हमारे जीवन में कई तरीके से अपना प्रभाव डाल सकता है या हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मान लीजिए शारीरिक खतरा जब उसके सामने आ गया, जैसे मान लीजिए कोई जानवर, हिंसक जानवर उसके सामने आ गया, तो हमारे व्यवहार में यह परिवर्तन ला देता है। मैं सोचना शुरू कर देता हूं कि अब यहां पर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरीके का व्याकुलता हमारे अंदर जो उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भय जो है हमारे व्यवहार में काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। एकाएक मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जिससे क्या हो, तो आपको फैसला लेने में कठिनाई हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। तो ये सारे डर जो हैं, ये क्या है? एक डर है, एक भय है, जो हमारे मानसिक रूप में हमारे सामने आ सकता है, शारीरिक रूप में आ सकता है, सामाजिक रूप में आ सकता है, आर्थिक रूप में आ सकता है। मान लीजिए आर्थिक रूप में कैसे? अगर मान लीजिए आपको इस समय कहे कि कोई मैं आपको 5 लाख रुपया देकर कोई नौकरी दे दूं, क्या दे दूं? नौकरी दे दूं। इस समय आपके सामने जो है, आपके मन में आर्थिक रूप से एक भय उत्पन्न हो जाएगा कि क्या सच में 5 लाख रुपया देने से मुझे नौकरी मिल जाएगी, या ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं भी होगा। ठीक है, इस तरीके का भाव आपके मन में, या फिर कहीं ना कहीं आर्थिक संकट है आपके सामने, आर्थिक कमजोरी है आपकी, तो आपके मन में यह भी भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है कि आखिर ये 5 लाख रुपए आएंगे कहां से। तो इस तरीके का जो भाव है, ये सारे के सारे भाव जो है आपका एक डर है। क्या है? आपका एक डर है। इसलिए इसको नियंत्रित करना क्या होता है? आवश्यक होता है। भय को नियंत्रित करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे खतरा का सामना करना। यह क्या है? तो भय को नियंत्रित करने का एक कारक है। ठीक है, आप खतरा का सामना अगर करते हैं तो जरूरी है कि वह खतरा
टल सकता है, ऐसा कोई खतरा नहीं है जो कि टले ना। इसलिए जब आप उसका डटकर सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस खतरे का सामना करके उसे अपने से दूर कर सकते हैं। खतरे की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई खतरा आता है, कोई ऐसा भय आता है, कोई ऐसा संकट आता है, उसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप उसे आसानी से निपट सकते हैं। इसके बाद खतरे के बारे में सकारात्मक सोचना, अगर कोई भी चीजें मान लीजिए आपके सामने संकट आ जाती है तो वहां पर आपके मन में दो तरह के पहलू नजर आते हैं। पहला सकारात्मक सोच आपका होता है कि चलो ये चीजें सही हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं रियलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इससे दूर हो सकते हैं। एक पहलू ऐसा है नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू भी आपके मन में आता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके के। और साथ ही साथ आत्मविश्वास को बढ़ाना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी खतरा आपको टालना है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग खतरों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। भय जो है यह एक शक्तिशाली मनोभाव है, इसका हमारे जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है और इसको नियंत्रित करने के लिए हमें इसके बारे में समझना, इसके प्रभावों से अवगत होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। जब तक आप इस भय को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई हिंसक प्राणी आ जाता है तो आपके मन में दो तरह के पहलू आते हैं कि चलो मैं इसका सामना नहीं कर सकता, फिर मन में आता है कि नहीं मैं अगर चाहूं तो इसका सामना कर सकता हूं, कोई समाधान हमें तुरंत ढूंढना होगा, हमें इससे बचना होगा। तो इसलिए आप क्या करते हो, तो उस पहल को समझने का प्रयास करते हो और समझने के साथ साथ उसके प्रभावों से अब जब अवगत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं जो है आपके सामने से टल जाती है। तो ये सारा जो है इसके बारे में किसके द्वारा बताया गया है, तो भाई साहब रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया, जो कि एक सार संग्रह के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। पूरी कहानी तो बहुत लंबी है, लगभग 16 से 17 पेजों की ये कहानी निबंध है, तो कहीं ना कहीं उतना तो मैं नहीं, लेकिन उन सभी चीजों को जो है एक छोटे से शब्दों में समेटने का मैंने प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो निष्कर्ष के आधार पर क्या कहेंगे कि भय एक आवश्यक मनोभाव है। देखिए, इसका होना भी आवश्यक है। जब तक यह आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अलर्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। इसलिए भय जो है यह हमारे लिए जो है एक आवश्यक मनोभाव हो जाता है, लेकिन इसका अतिरेक हानिकारक हो सकता है। भय को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि हमारे जीवन में यह बाधा बनकर ना रह जाए, ठीक है, क्योंकि अगर यह बाधा बनकर रह गई तो कहीं ना कहीं आपका जीवन क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, तो इसका विश्लेषण कर सकते हो, इसका सारांश लिख सकते हो जब भी आपके पेपर में पूछा जाए। अब आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में यहां से नॉन ऑब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहां से पूछा जा सकता है, लॉन्ग टाइप भी पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चंस पूछेगा ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसका वास्तविक नाम तो रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन इसे उपाधि मिला था आचार्य का, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इसे। इसका नाम आपने जान लिया, इसका जन्म कब हुआ ये चीजें याद रखना है। 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है। जन्म कहां पर होता है, तो अगौना ग्राम बस्ती में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या होता है, चंद्रबली शुक्ल, और इनके माता का नाम निवासी देवी होता है। और यह इसका जो साहित्यिक काल रहा, किस काल के ये लेखक थे, तो भाई साहब यह आधुनिक काल के लेखक थे जिन्होंने कई सारी रचनाएं करी, ठीक है। इसका जो संपादन कार्य था, एक सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा जो कि आपसे पूछा जा सकता है, काशी नगरी प्रचारणी का संपादन कार्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। और वहीं जो है इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 2 फरवरी 1941 को वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहां से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा, जैसे भी हो आपको ध्यान रखना है। इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकता है। सबसे पहला याद रखिएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। चिंतामणि किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर चिंतामणि जो है यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसके बाद रस मीमांसा, इसके बाद विचार विधि और इसके बाद त्रिवेदी, ये 4 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की आप जरूर याद रखिएगा जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी जानकारी। अब देखिए, यहां से जो है मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तिगत परिचय दीजिए, तो आप इस तरीके से नोटेबल पॉइंट बनाकर आप इसे लिख सकते हो। फिर इसके साथ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी और भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
इसका साहित्यिक परिचय पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो है कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैं प्रश्न पर भी डिस्कशन करूंगा अगली वीडियो में। तो अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष आप लोगों के साथ मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।